अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने बेसिक फिजियोलॉजी से शुरू करना है। ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा फिजियोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी जो है वो मेडिकल साइंसेज की ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है। हम लोगों ने जो है एनाटमी में स्ट्रक्चर पढ़ लिया। फिजियोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की ब्रांच लगा लें, मेडिकल साइंसेज की ब्रांच लगा लें, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो बॉडी का हमने फॉर्म पढ़ी है, जो स्ट्रक्चर पढ़ा है, वो परफॉर्म कैसे करेगा, उसके फंक्शंस क्या हैं। जैसे अगर हमने पढ़ा है कि सेल ऐसे है तो सेल काम कैसे करेगा, सेल के अंदर ये ऑर्गेनेलिज हैं तो वो अपना अपना काम कैसे करेंगे। हमने पढ़ा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करेगा। हमने पढ़ा है जीआईटी सिस्टम, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, वो इस तरीके इन इन चीज़ों पे मुश्तमिल है, तो उन्होंने फंक्शन कैसे परफॉर्म करने हैं। जीआईटी से जो मेन काम है वो है हमारी फूड को डाइजेस्ट करना। तो वो फूड डाइजेशन कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट की कैसे होती है, लिपिड की कैसे होती है, फैट की कैसे होती है, बॉडी के किस पार्ट पे जो है क्या पीएच है, किस तरीके से सारे काम जो हैं, मतलब सारे के सारे फंक्शंस हम लोग पढ़ते हैं फिजियो के अंदर। फिजियो जो है वो एक्चुअल वर्ड जो है ग्रीक यूनानी जुबान के दो लफ्जों से मिलके बना हुआ है, जिनका मतलब क्या है। फिजियो फिजिक्स मीन नेचर एंड लोगोस मीन स्टडी। तो ये क्या हो गया, स्टडी ऑफ नेचर, कि किस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है, किस तरीके से हमारी बॉडी वर्क करती है, हमारे जो सिस्टम्स हैं वो कैसे चलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑपरेट करती है, सरवाइव करती है। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर हमारी बॉडी क्या क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करती है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए, इस एनवायरनमेंट के अंदर जो बॉडी के लिए फेवरेबल नहीं है वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोई हार्मोन्स कम हो जाएं या एंजाइम कम हो जाएं तो किस तरीके से अपने आप को जो है वो मॉडिफाई करेगी या किस तरीके से काम करेगी। अगर कोई डिजीज की नॉर्मल फंक्शंस हम पढ़ लेंगे, फिर उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि जो डिजीज स्टेट है उसके अंदर ये नॉर्मल फंक्शन कैसे अफेक्ट होते हैं। जैसे हम लोगों को पता है कि नॉर्मली फूड इस तरीके से बॉडी के अंदर से प्रोसेस होती है। फिर हम लोग जब अगर कोई डिजीज पढ़ते हैं, जैसे हम अल्सर पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि फिर इस स्टेट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर जाके डिफेक्ट आता है तो अल्सर होता है। इस पॉइंट के ऊपर जाके डिफेक्ट आता है तो एस्थमा होता है। इस पॉइंट के ऊपर जाके डिफेक्ट आता है तो डायरिया होता है। तो ये डिफरेंट चीजें जो है हम लोगों को डिफेक्ट का पता चलता है कि नॉर्मल फंक्शंस का क्या है और फिर अबनॉर्मेलिटी कैसे आती है। ये आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये ना एक दफा पेपर में भी आया हुआ है कि कौन सी जुबान का लफ्ज और किस चीज का क्या मतलब है। ये फिजियोलॉजी की आप ऐसे जो है इसको आप कर लें डेफिनेशन के हिसाब से। ये बाकी बेसिक चीजें हैं कि आप लोग जो है जो ह्यूमंस की जो है फंक्शंस पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स के या फिर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है, सेल से जो है सेल जुड़ते हैं एक जैसे, सेल्स टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के आगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स, फिर ये सारी चीजें, एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है जो हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे। उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे तो फिर हम लोग उसको सेलुलर फिजियोलॉजी कहेंगे। हम किसी सिस्टम की पढ़ेंगे, जैसे अगर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की करेंगे तो वो कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी है। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो वो रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है। अगर हम दिमाग की पढ़ रहे हैं तो वो न्यूरो फिजियोलॉजी है। तो ये 3 पॉइंट भी आप एमसीक्यूज के हवाले से देख लें। मेन आज हम लोगों ने जो शुरू करना है दैट इज सेल। सेल क्या है। हमारी लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल पे मुश्तमिल होती हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल पे मुश्तमिल है। आपके एनिमल सेल और आपका प्लांट सेल, दो चीजें हैं ना, या तो एनिमल लिविंग है या प्लांट लिविंग है। तो एनिमल्स जो हैं या फिर प्लांट, हम लोग ह्यूमंस भी किंगडम एनिमेलिया में ही आते हैं। ये दोनों चीजें जो लिविंग है वो सेल पे मुश्तमिल है। सेल स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, सेल ही फंक्शन करवाते हैं। ठीक है। वही सेल जो है वो स्ट्रक्चर बनाएगा और वही सेल जो है वो कोई ना कोई फंक्शन भी करवाएगा। अगर हम लोग इधर देखें, एक सेल, ये एक ह्यूमन सेल अगर हम देखें, ये आपकी बुक के अंदर जो है, ये सेल जो है ये थोड़ा थ्री डी में सेल दिखाया हुआ है। हम लोग इस सेल को अगर थोड़ा सा 2D स्ट्रक्चर में देखें तो ये एक सेल है। ये 3D स्ट्रक्चर उसका कर दिया उन्होंने। 2D में देखें तो ये सेल है जिसके सबसे बाहर है सेल मेम्ब्रेन। फिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल मेम्ब्रेन, देन जो उसको बाहर से, बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेगी। देन ये सबसे दरमियान में न्यूक्लियस आता है। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर डीएनए और बाकी चीजें, हेरिडिटरी मटेरियल मौजूद होता है जो कि पूरे सेल को कंट्रोल करता है।
उसके अंदर कुछ बेसिक ऑर्गेनेलीज हैं। सेल वैसे भी दो तरह के होते हैं, एक यूकैरियोटिक होता है, एक प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक एंशियंट सेल्स हैं, वो इतने मॉडिफाइड नहीं है। जैसे बैक्टीरिया का सेल जो था वो प्रोकैरियोटिक था, वो इतना मॉडिफाइड नहीं था। यूकैरियोटिक सेल, ये सामने आपको यूकैरियोटिक सेल नजर आ रहा है। यूकैरियोटिक सेल जो हैं ये बहुत ज्यादा मॉडिफाइड सेल हैं। ये जो हैं डिसेंडेंट्स हैं। ये निकले प्रोकैरियोटिक से ही हैं, लेकिन ये अब डिसेंड हो चुके हैं, ये अब के हैं। जो पुराने प्रोकैरियोटिक थे वो इंसेस्टर्स थे। तो इसके अंदर जो है तमाम ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं जिनके अपने अपने स्पेसिफिक काम है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका अपना काम है। न्यूक्लियस का अपना काम है। गोल्जी का अपना काम है, गोल्जी ऑपरेटर्स का। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है। एक एक करके हम इनके काम भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि दो मेजर इसके पार्ट्स हैं, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। अब ये जो सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फैला हुआ है। वो जो जस्ट फ्लूइड की बात करें तो उस फ्लूइड को हम जो है साइटोप्लाज्म, या जस्ट फ्लूइड की बात करें तो उसको साइटोसोल कहते हैं। और उस फ्लूइड के अंदर ही ये तमाम ऑर्गेनेलिज भी मौजूद है। तो इस वजह से ऑर्गेनेलिज प्लस दैट फ्लूइड, जस्ट फ्लूइड की बात करें जो इसके अंदर ऐसे फैला हुआ है, वो फ्लूइड साइटोसोल कहलाता है। और साइटोसोल जस्ट फ्लूइड है। अगर हम लोग फ्लूइड प्लस ऑर्गेनेलिज की बात करें, फ्लूइड के साथ जो उन्होंने आपस में ऑर्गेनेलिज भी रखे हैं, फिर उसको कंप्लीट हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो ये दो इसके मेजर चीजें हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। यहाँ पे इन्होंने एक 3D स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीजें उन्होंने एक सेल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। अगर आपको इस तरीके से सेल नहीं ड्रॉ करना आता तो आप इस तरीके से सेल ड्रॉ करके 2D स्ट्रक्चर बनाकर, एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के आप इसको हर चीज को लेबल कर सकते हो। डायग्राम बनानी मस्ट है, डायग्राम जरूर बनानी है। फिर इन्होंने कहा कि ये एक बेसिक सेल था, इसके अलावा हमारे डिफरेंट जो है बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट तरह के सेल हैं। जैसे आपके जो दिमाग में जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स नर्व सेल्स डिफरेंट हैं। आपके मसल सेल्स जो हैं वो डिफरेंट शेप के होते हैं। आपके कनेक्टिव सेल्स डिफरेंट शेप के हैं। आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स जो हैं, जो हम लिम्फोसाइट्स पढ़ रहे थे, वो डिफरेंट तरह के हैं। उसके अंदर और भी बड़ी टाइप्स आ जाती हैं इम्यून सिस्टम के सेल्स में, वो हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से आते हैं। ब्लड के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं आपको जो है दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्होंने शक्लें बताई हुई हैं। बोन सेल्स देखें, ऑस्टियोसाइट्स ये देखें किस तरीके के होते हैं। रेड ब्लड सेल देखें डिफरेंट तरह के हैं, व्हाइट ब्लड सेल डिफरेंट तरह के हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल के स्पर्म सेल्स देखें, इनकी शेप क्या है। और ये देखें ये सारे सेल्स, मोटर न्यूरॉन सेल्स देखें, ये हर किसी की शेप डिफरेंट है। लेकिन उनके अंदर जब हम ऑर्गेनेलिज की बात करते हैं तो ऑर्गेनेलिज एक जैसे ही होते हैं। ठीक है। हर सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियस होगा। हर सेल के अंदर एनर्जी बनाने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद होगा। हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा। हर सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, लेकिन उनकी देखिए शेप्स डिफरेंट है। कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करें तो मैंने आपको बताया था सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, वो फ्लूइड है। उस फ्लूइड में मैक्सिमम क्या चीज मौजूद है, 65 to 80% उसके अंदर वाटर मौजूद होता है। फिर उसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं। हम लोगों ने जो है आगे मजीद पढ़ना भी है कितने टाइप की, ब्लड के अंदर भी, ब्लड के अंदर के जो फ्लूइड है उसके अंदर भी प्रोटीन्स होती हैं। कह रहे हैं ये जो फ्लूइड मौजूद है, इस फ्लूइड के अंदर सॉलेबल फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होती है, वाटर होता है। वाटर ने अपने अंदर क्या चीज डिसॉल्व की होती है, प्रोटीन भी डिसॉल्व की होती है। उसके अलावा जो है इलेक्ट्रोलाइट्स उसने अपने अंदर बहुत से रखे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग आइंस होते हैं। ठीक है। जैसे सोडियम है, उसके ऊपर चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स में शुमार होते हैं। लिपिड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। फिर जब हम लोग एक एक करके अगर ऑर्गेनेलिस की बात करें तो सबसे बाहर जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल को कवर करके रखती है। सेल को उसने कवर करके रखना है, ये देखें ये डार्क ब्लू कलर की आपको सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इसने सेल को कवर करके रखा हुआ है। इसने सेल को दो चीजें दी हैं, एक तो उसको शेप दी है, दूसरा उसको प्रोटेक्शन दे रही है। प्रोटेक्शन किस चीज से, बाहर के एनवायरनमेंट से। शेप प्रॉपर एक शेप दे देती है। अब चलो इसमें तो ये एक रैंडम शेप है ना। जब हम डिफरेंट ह्यूमन सेल्स की बात करें तो इसकी प्रॉपर शेप भी इसकी जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से, इसकी ये शेप इसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से, इसकी ये शेप इसकी सेल मेम्ब्रेन की वजह से। सेल मेम्ब्रेन एक स्पेसिफिक शेप देता है। फिर जो है कह रहे हैं कि थिन लेयर है इसकी, यहाँ पे इन्होंने थिकनेस बताई है। ये देख लें 5 8 to 10 नैनोमीटर।
अब आप लोगों को हाल ही ये नहीं याद करना कि वैल्यू क्या है, आपने वैल्यू के साथ उसका यूनिट भी याद करना है। यूनिट याद करना जरूरी है, आपको सारी चारों के चारों ऑप्शंस 8 to 10 दे दें, लेकिन उसके अंदर जो है वो यूनिट जो है वो एक में नैनोमीटर लिख दें, एक में किलोमीटर लिख दें, एक में मिलीमीटर लिख दें, आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपने जब जब वैल्यूज याद करनी है आपने साथ देखना है, इस किताब में नहीं हर किताब में जब जब आपने वैल्यूज याद करनी है तब तब आप लोगों ने साथ साथ क्या करना है, उसके यूनिट्स भी देखने हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अगर आप जो है ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें से थोड़े से पोर्शन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो वो क्या होगा, वो इस तरह का लगता है। ठीक है, इस तरह का लगता है। पहले हम आपकी किताब से देखते हैं, ये देखें, ये जो पर्पल कलर की आपको चीज नजर आ रही है, ये क्या है, ये फोस्फोलिपिड है। ठीक है, ये जो पूरी मेम्ब्रेन होती है ये सबसे पहले लिपिड बायलेयर होती है, मतलब कि लिपिड की दो लेयर है। ये देखो, एक ये ऊपर लेयर है, एक ये नीचे लेयर है। ये भी लिपिड की एक लेयर है, ये भी एक लिपिड की लेयर है। कौन सा लिपिड है, लिपिड की कौन सी टाइप है, ये जो पर्पल कलर का ये जो दिखाया हुआ है जिसके नीचे ये दो डंडे हैं, टेल्स हैं, और ऊपर ये हेड है। ठीक है, इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड। इसका ये हेड होता है, ठीक है, और ये इसका टेल होती है। ये बात आपको समझ आई है। उसके बाद जो है इनकी ये दो लेयर्स हैं, इसके दरमियान में देखें कार्बोहाइड्रेट्स भी खुबे हुए हैं। ये देखें, ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स भी खुपी हुई हैं। उसके अलावा इनके सेल्स के दरमियान में ये देखें येलो येलो ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड है, ये भी इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरीके से एक पूरी की पूरी प्रोटेक्टिव लेयर है। अब कार्बोहाइड्रेट जो है इनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट सैंडविच होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो की मौजूदगी जो है वो किस शक्ल में होती है, कौन सा एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया हुआ है, सैंडविच फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, दो चीजों के दरमियान में मौजूद है, दो लेयर्स के दरमियान में मौजूद है। चाहे वो हॉरिजॉन्टली दो चीजों के दरमियान में मौजूद है, या तो फिर वो वर्टिकली करके दो चीजों के दरमियान में मौजूद है, लेकिन ये एज अ सैंडविच है, दो चीजों के दरमियान के अंदर वो मौजूद है। जैसे हम लोग घरों में सैंडविच बनाते हैं ना, दो, एक नीचे लेयर रखते हैं, एक ऊपर लेयर, दरमियान में कुछ रखते हैं, इसी तरीके से एक नीचे लेयर होगी, एक ऊपर लेयर होगी, दरमियान में कार्बोहाइड्रेट होगा। और प्रोटीन्स जो होती हैं वो एम्बेडेड होती हैं, प्रोटीन खुबी हुई होती हैं, या तो वो सरफेस में एम्बेडेड होंगी या फिर वो सरफेस से आर पार एम्बेडेड होंगी। एम्बेडेड होता है खुबा हुआ होना। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक वर्ड्स हैं इनके लिए कि आपको एमसीक्यू में आ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, सैंडविच्ड फॉर्म में है, और प्रोटीन एम्बेडेड फॉर्म में है। अब ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अब कोई बच्चा कि मिस ये बड़ी मुश्किल लग रही है, इजी फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने फॉस्फोलिपिड का दिखा दिया, डबल लेयर बनाई, एक ऊपर लेयर एक नीचे लेयर। ठीक है, उसके बाद ये उन्होंने प्रोटीन बता दिया जो इन्होंने एम्बेडेड फॉर्म में दिखा दिया। फिर इन्होंने जो है यहाँ पे एक उन्होंने बता दिया कि ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट इन्होंने निकाल दिया आपको कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस तरीके से अटैच्ड है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो है वो या तो सरफेस प्रोटीन होती है या फिर वो कंप्लीटली ऑल द वे मौजूद होती है। इन्होंने एक सरफेस प्रोटीन दिखा दी है और एक ये ऑल द वे कंप्लीटली दो लेयर्स वाली दिखा दी है। ठीक है, ये एक ऊपर लेयर होगी फॉस्फोलिपिड की, एक नीचे लेयर होगी। आप इजी फॉर्म में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करना जरूरी है। ये डायग्राम में ना बाकी तो सारी चीजें इधर भी लिखी हुई हैं। तो डायग्राम के अंदर ना ये कोलेस्ट्रॉल का जो बताया हुआ है ना कि इनके दरमियान में मौजूद है, ये भी आपने नोट कर लेना है, इसको भी ना निशानी लगा लें, किताब में ना नोट कर लें। अब इनका काम क्या है, इनका काम एक तो हो गया सेल की प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्ट कर दिया। सेल के अंदर किसी भी चीज ने आके बाइंडिंग करनी है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंडिंग करेगा। सेल के अंदर से किसी भी चीज ने पैसेज करना है, गुजरना है, चाहे वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हो, चाहे वो आइंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो कोई बायोमॉलिक्यूल हो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट हो जिसने अंदर एंटर होना है, कोई भी चीज है, चाहे हार्मोन है, चाहे एंजाइम है, कोई भी चीज है, उसने इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होना है। पैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर थिंग्स, उसके अलावा पैसेज ऑफ आइंस एंड मॉलिक्यूल्स, प्रोटेक्शन, और उसके अलावा बाइंडिंग। कोई भी ड्रग आता है उसने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करनी होती है। यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है इंसुलिन की। इंसुलिन आके सरफेस के साथ अटैच होती है और एक चैनल ओपन कर देती है जहां से जो है ग्लूकोज अंदर एंटर होता है। इंसुलिन सेल के ऊपर आके बाइंडिंग करती है, सेल सरफेस बाइंडिंग करती है, और वो एक ऐसा, मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊं तो एक दरवाजा खोल देती है, और उस दरवाजे से अंदर जो है वो हमारा ब्लड के अंदर से ग्लूकोज एंटर होती है। अगर इंसुलिन मौजूद नहीं है, वो आके बाइंड नहीं करेगी, तो दरवाजा नहीं खुलेगा, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। आपकी जो एनर्जी है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो आपकी ग्लूकोज है, वो आपके ब्लड में ही रह जाएगी।
आपके सेल को तो एनर्जी नहीं मिल रही, आपकी किसी भी सेल को एनर्जी नहीं मिलती आपकी। इसी वजह से कहते हैं इन केस ऑफ डायबिटीज जो है, ये एक ऑर्गन नहीं इफेक्ट होता, पूरी की पूरी बॉडी इफेक्ट होती है, क्योंकि उस पूरी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही होती। आहिस्ता आहिस्ता जो आइज भी इफेक्ट होती हैं, ब्रेन सेल्स भी इफेक्ट होते हैं, पेरिफ्रीज जो हाथ पाँव हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ये हो गए फंक्शन। देन कम्स सेकंड वर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया कि ये वो फ्लूइड है जो जो पूरे के पूरे सेल के अंदर फैला होता है, जो कि हर ऑर्गेनेली को कवर कर रहा है, न्यूक्लियस को भी कवर कर रहा है, बाकी जितने ऑर्गेनेलीज है सबको कवर कर रहा है। अगर हम लोग जोन की बात करें तो ऐसा साइटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन के पास है उसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे। मतलब ये सेल मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे करके जो मौजूद है वो उसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे, और जो न्यूक्लियस के पास साइटोप्लाज्म मौजूद है उसे एंडोप्लाज्म कहेंगे। ये इसकी दो जो हैं वो इन्होंने जोन्स बता दिए हैं। फिर साइटोसोल मैंने आपको भी बताया कि जो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म का जो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड है वो क्लियर फ्लूइड, वो क्या कहलाता है, साइटोसोल। और अगर साइटोसोल के साथ आप प्लस जो है ऑर्गेनेलिस कर दो तो वो साइटोप्लाज्म बन जाता है। मतलब कि अब आपको ये नीला नीला जो मैं आपको डायग्राम दूसरी से शो करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपको प्लेन चीज क्लियर नजर आ रही है, दिस इज साइटोसोल। और अगर आप साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलिस दोनों को काउंट करोगे, दोनों को एज अ होल बोलो, तो वो उसको क्या कहते हैं, हम साइटोप्लाज्म। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि साइटोसोल प्लस ऑर्गेनेलिस, ये जितने भी सेल के ऑर्गेनेलिस हैं, हिस्से हैं या पार्ट्स हैं, उनको साइटोसोल के साथ मिला के हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटो द साइटोसोल प्लस द ऑर्गेनेलिस जो उसके अंदर लटके हुए हैं, जो उसके अंदर मौजूद हैं, एक्सेप्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को नहीं हम काउंट करते, न्यूक्लियस इटसेल्फ अलग से एक कंपोनेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। सवाए न्यूक्लियस के बाकी जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा होते हैं। ये चीज नोट करने वाली है कि तमाम न्यूक्लियस के अलावा तमाम ऑर्गेनेलिस जो हैं वो आपके साइटोसोल के साथ एज अ होल, अगर हम एक टर्मिनोलॉजी में उनको एक्सप्लेन करें तो वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है आपका। फिर हमारा तीसरा जो ऑर्गेनेली है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हमारे जो है ना ये जो सेल है, इधर से हम लोग देखते हैं। अब ये जो सेल है, अब यहाँ से न्यूक्लियस से कोई चीज, सेल के अंदर कोई चीज एंटर हो रही है, वो आ रही है न्यूक्लियस के पास, या न्यूक्लियस से कोई चीज जा रही है सेल के बाहर निकल रही है, या ये जो है इसने कोई चीज एंटर करनी है और इसको इधर से ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इसने कोई चीज निकाल के इधर ट्रांसपोर्ट करनी है, इसने कोई चीज निकाल के इधर ट्रांसपोर्ट करनी है, तो कोई भी चीज की पूरे के पूरे सेल सेल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, ट्यूब्स मौजूद होती हैं, सुरंगें मौजूद होती हैं। आम अल्फाज में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो ट्यूब्स मौजूद हैं, जिन ट्यूब्स में से गुजर के हर चीज एक या एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है, हर चीज जो है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्म, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके साथ भी अटैच होता है, वो न्यूक्लियस के साथ भी अटैच होता है, वो ओवरऑल जो है वो सेल में फैला हुआ होता है। जैसे आपकी किताब में देखें डायग्राम बनाई हुई है, इसमें देखें ये न्यूक्लियस के साथ ये देखें ये ट्यूब्स मौजूद हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये जरा इन्होंने 3D फॉर्म में स्ट्रक्चर बता दिया है। आप जो है अगर इसको देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ ये देखिए ट्यूब्स मौजूद हैं, ये ट्यूब्स मौजूद हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है वो क्या करेंगी, ट्रांसफर करेंगी। ट्यूब्स जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं चीजों को। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सीरीज ऑफ ट्यूबुलर पोर्शन इन द साइटोप्लाज्म। ट्यूब्स हैं और उनकी सीरीज है, एक ट्यूब दो ट्यूब नहीं, बहुत ज्यादा ट्यूब्स हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर है। दो तरह के होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ को जो है उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इस वजह से उसको रफ कहते हैं। और राइबोसोम जो है वो दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रोटीन और आरएनए से ही बने होते हैं और प्रोटीन ही बना रहे होते हैं। ठीक है, ये आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो रफ की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद है, राइबोसोम्स का मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और स्मूथ के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, इस वजह से इसे स्मूथ कहते हैं। रफ को ग्रेन्युलर भी कहा जाता है और स्मूथ को ए ग्रेन्युलर। साइंस में कहीं भी ए के साथ कोई चीज टर्मिनोलॉजी लगाई जा रही है तो उसका मतलब होता है लैक करना, मतलब गैर मौजूदगी। तो ए ग्रेन्युलर मीन्स ग्रेन्यूल्स की गैर मौजूदगी। फिर जो है रफ और स्मूथ का उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। रफ को रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं।
और उनका जो मेन काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और प्रोटीन सिंथेसाइज करके वो सेल में एक जगह से दूसरी जगह पे वो ट्रांसफर कर देते हैं। स्मूथ जो है उनका फिर क्या काम है? स्मूथ लिपिड बायोसिंथेसिस में काम करता है। लिपिड को बनाने के बाद उसकी ट्रांसपोर्टेशन, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा जो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में उसका काम है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स में उसका काम है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में उसका काम है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिवर में मौजूद होता है, क्योंकि मेन हमारी बॉडी की, लगा लें, मैक्सिमम डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो चीज़ों की कहाँ पे होती है? लिवर में होती है। तो ये सेल अगर डिटॉक्सिफिकेशन मैक्सिमम कर रहे हैं तो इनकी मौजूदगी भी कहाँ पे होगी? उसी सेल में जो कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और वो कौन सा है? लिवर। तो इसकी जो चारों पॉइंट्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनका क्या काम है। और इसका जो ये वाला है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब डायग्राम आप लोगों ने साथ साथ करते जाना है, बार बार रिपीट मैं कर रही हूँ कि हर ऑर्गेनेली की आपको डायग्राम, ओवरऑल भी डायग्राम आनी चाहिए और हर ऑर्गेनेली की भी आनी चाहिए। डायग्राम बच्चे आप लोग सर्च भी कर सकते हो, कि जो आप लोगों से इजीली जो है वो अच्छी बन जाए, आप लोग उसको भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये देखें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये देखें ट्यूब्स आपस में कनेक्टेड हैं। ट्यूब्स आपस में देखें कनेक्टेड है। डायग्राम जो है आप लोगों ने मस्ट ड्रॉ करनी है, आप लोग देख लें आपको इजीली कौन सी आपसे ड्रॉ हो जाती है। प्रैक्टिस करने से डायग्राम बनती है हमेशा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो दो तरह से मौजूद होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जुड़े हुए, और एक फ्रीली फ्लोटिंग। फ्रीली फ्लोटिंग का मतलब है कि वो सेल के अंदर कहीं भी मौजूद होंगे, सेल के अंदर जगह जगह पे डॉट डॉट स्ट्रक्चर मौजूद होंगे, जिसे हम कहेंगे कि ये राइबोसोम्स है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट डॉट लगाया हुआ है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच है। एक सेल में कहीं भी राइबोसोम्स और भी अटैच हो सकते हैं। राइबोसोम्स जो हैं ये नॉन मेम्ब्रेनियस हैं। नॉन मेम्ब्रेनियस होने की वजह से जो है ना, ये प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद होते हैं, यूकैरियोट्स में मौजूद होते हैं। मतलब कि ये जो पहले पुराने एंशंट सेल्स थे, जो इतने मॉडिफाइड नहीं हैं, उनमें भी मौजूद होते हैं। क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी डेफिनेशन ही है कि इनके अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनेली मौजूद नहीं है जिसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन। जैसे आपने अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, उसके गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अलावा आगे हम और भी पढ़ेंगे, उनके गिर्द भी सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होता जिसके गिर्द सेल मेम्ब्रेन हो। तो प्रोकैरियोट्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटस, ये चीजें मौजूद नहीं होती। लेकिन प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये इनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, ये ग्रेन्यूल होते हैं, ये छोटे छोटे डॉट 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 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। बने किससे होते हैं? प्रोटीन्स एंड आरएनए से बने होते हैं। देखें ये इनकी कॉम्पोजिशन, इधर आप हेडिंग दे दें कॉम्पोजिशन, इधर लिख दें कॉम्पोजिशन। प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं, और बनाते क्या हैं? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। ये भी अंडरलाइन करें कि ये ग्रेनुलर फॉर्म में होते हैं, दानेदार शक्ल में होते हैं। और ये बनाते क्या हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन। आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं, और बनाते भी क्या हैं? प्रोटीन ही बनाते हैं। दो तरह के होते हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए, और एक फ्रीली फ्लोटिंग। फ्रीली फ्लोटिंग जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो जुड़े हुए हैं वो जो है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर अटैच होंगे। दोनों के जो काम है वो प्रोटीन सिंथेसिस ही है। राइबोसोम जहां पे भी मौजूद होगा, काम उसका प्रोटीन सिंथेसिस ही होगा। उसके अलावा राइबोसोम का कोई काम नहीं है। प्रोकैरियोट में भी प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं, यूकैरियोट में भी प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं। फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या आता है? इनके साइज का। एक में थोड़ा साइज छोटा होता है, एक में थोड़ा साइज बड़ा होता है। अब साइज की डिटेल अगर आपकी किताब में नहीं लिखी हुई तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी कि कितना 70s किस में होता है, 80s किस में होता है, वो करने की जरूरत नहीं है। आपकी किताब में जितना लिखा है वो करते हैं। पहला काम इनका डीएनए से आरएनए बनाते हैं, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए स्ट्रक्चर से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो इस अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए बन रहा है। आरएनए की कौन सी टाइप बन रही है? मैसेंजर आरएनए। तो इस अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। फिर नेक्स्ट ये उस आरएनए से मजीद उसको तोड़ के ये लोग क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। जो उस आरएनए के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस की डिकोडिंग करते हैं, मतलब उसको डिकोड कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। एक स्ट्रक्चर है कि प्रोटीन जुड़ेगी एक सीक्वेंस के साथ,
और वो डीएनए या आरएनए बनाएगी। ये एक सीधा अमल है। अब जिस अमल से बन रहा है उस अमल से टूट भी तो सकता है, कि डीएनए टूटेगा, डीएनए से आरएनए फॉर्म में जाएगा और आरएनए से अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में चला जाएगा, और आरएनए कौन से, मैसेंजर आरएनए से फिर आगे अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स। तो ये भी है। ट्रांसलेशन के अंदर देखें, प्रोटीन्स बन रहे हैं, और ट्रांसक्रिप्शन के अंदर मैसेंजर आरएनए बन रहा है फ्रॉम डीएनए। इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, आपकी किताब में थोड़ा सा लिखा हुआ है, ये बस हम लोग इस चीज को ऐसे ही याद कर लेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस को गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये मेम्ब्रेनियस, ये देखें ना, ये ऐसे स्टैक है, ऐसे ना, ऐसे बस एक स्टैक सा पड़ा हुआ है, ठीक है। एक तरफ उसको सिस फेस कहते हैं, एक को ट्रांस फेस कहते हैं, जहां से बन रहे हैं। इसमें ना एक्चुअली होता क्या है, सेल में कोई भी चीज बन रही है ना, या सेल के अंदर कोई भी चीज एंटर होनी है, सेल के अंदर से कोई भी चीज निकाल के बाहर निकालनी है, उसको ना पैकिंग की शक्ल में निकालते हैं। मतलब उसके गिर्द एक मेम्ब्रेन सी बना देते हैं, ताकि वो चीज जो है वो डायरेक्ट चीज किसी चीज के साथ कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो इसको जो पैकेजिंग करता है, उसको पैकेजिंग करने वाली चीज को कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग। अब डायग्राम से जरा इसको नोट करते हैं। ये देखें, ये सेल्स जो हैं, ये यहां से देखें ना, ये बाहर निकल रहे हैं, आउटगोइंग सेल्स। यहां से सिस फेस से सेल्स आपस में अंदर आके अटैच हो रहे हैं, इनकी किसी या किसी चीज के साथ कॉम्बिनेशन होगा, लिपिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो जो है ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएंगे। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, दो चीजें आपस में जुड़ गई, फिर उनको यहां से वेसिकल की फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। कॉम्बिनेशन करके उनकी एक नया मॉलिक्यूल बनाकर उनको पैकेजिंग करके बाहर निकाल दिया वेसिकल की शक्ल में। सिस से देखें, ये एंट्री हो रही है, एरो देखें, ये एंटर हो रहा है, इसके अंदर डिफ्यूज करेगा, इसका हिस्सा बन जाएगा, फिर यहाँ से प्रोसेस करेगा, यहाँ पे जो भी रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन होना वो होगा, और फिर उसके बाद ट्रांसफेज से ये देखें न्यूली फॉर्म वेसिकल की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा। सेल से बाहर नहीं जा रहा, सेल के अंदर ही है ये। सेल की एक जगह से रिएक्शन होकर दूसरी जगह से ये बाहर निकल रहा है। टू फॉर्म लाइसोसोम्स, ये जो न्यू वेसिकल्स बन रहे हैं, इनके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट चीजें मौजूद होती हैं, तो उनको हम लोग ओवरऑल लाइसोसोम्स कहेंगे। ये डिफरेंट सेल्स को स्क्रीट करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज की चीजें बनाता है। उसके अलावा ये अगर दो चीजों को आपस में रिएक्शन करवा रहा है, अगर फर्ज करें ये प्रोटीन और लिपिड को आपस में रिएक्शन करा के लाइपोप्रोटीन बना रहा है, तो प्रोटीन भी इसके अंदर आके एंटर होके इसके अंदर स्टोर होंगे और थोड़ी देर के लिए इसके अंदर मौजूद होंगे, और लिपिड्स भी थोड़ी देर के लिए इसके अंदर आएंगे। तो ये एज अ एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी कहलाएगा, कि यहाँ पे आते हैं चीजें, आकर उनके अंदर कोई रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, देन उनको कंबाइन करके उनके अंदर रिएक्शन करके उनको एक एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है, और इनको सिक्रीट किया जाता है, बाहर एज अ वेसिकल फॉर्म निकाला जाता है। ये मॉडिफिकेशन करते हैं एनोलिगोसैकेराइड्स, मतलब किसी भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, यहाँ पे सिर्फ एक नाम लिखा हुआ है, ये डिफरेंट चीजों की जो है मॉडिफिकेशंस करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो अ साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। यहाँ पे ये भी चीजें मौजूद हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो यहाँ पे होना है, उसके लिए इन चीजों का यहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। डायग्राम देखें। डायग्राम फिर मैं आपसे वही कहूंगी कि आप डिफरेंट डायग्राम्स इनको कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए निकाली थी। अगर हम इसको देखें तो ये सिस फेस है और ये ट्रांस फेस है। सिस फेस से इनकमिंग वेसिकल्स आ रहे हैं, अंदर आके जो है इनके अंदर रिएक्शन होगा, एंड देन ट्रांसफेज से वो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। अब ये देखिए, इसके अंदर ये जो ये चीजें हैं, ये जो वेसिकल की फोल्ड्स हैं, ये फोल्ड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स जो हैं, इनको सिस्टर्नी कहते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप, मैं ये लेबली दिखाऊं, सिस्टर्नी। इनको क्या कहते हैं? सिस्टर्नी। यहाँ पे जो है ना, आप उसको क्या कर लो, ये देखो सिस्टर्नी, इसको अंडरलाइन करें सिस्टर्नी को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके क्रिस्टी वर्ड आना है, तो उसके साथ आप मिक्स ना कर दो। सिस्टर्नी किधर मौजूद होते हैं? गोल्जी ऑपरेटर्स में। कोई एमसीक्यू आएगा, आप ये नहीं कह सकते कि भाई किताब का हिस्सा नहीं है, डायग्राम्स भी आपने मस्त देखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये सेल का एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में मौजूद होता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके अंदर किसी और ऑर्गेनेली में डीएनए एक्स्ट्रा मौजूद नहीं है, इसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन जो इसका डीएनए है ना, वो डीएनए आपकी डेवलपमेंट में जरूरी नहीं होता। जैसे हमें मोस्टली, हमें तो ये पता है ना कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। तो मोस्टली जब डीएनए मौजूद है, वो आपके डीएनए जो हेरिडिटरी मटेरियल का डीएनए है, जो कि आपके सारी चीजों को कंट्रोल करता है, वो किधर मौजूद है? वो आपके
न्यूक्लियस में मौजूद है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए मौजूद है, फिर उसका क्या काम होगा? जो उसके अंदर एक्स्ट्रा डीएनए है उसका क्या काम है? एक तो वो पावर हाउस ऑफ सेल है, और ये रीजनरेट भी कर सकता है अपने आप को। दिस इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। अगर ये सेल के ऊपर एकदम से बहुत ज्यादा बर्डन आ गया काम का, तो वो जो स्पेसिफिक सेल है जिसके ऊपर बर्डन आया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने ज्यादा बना लेगा, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर लेगा, एक से ज्यादा बना लेगा, क्योंकि सेल को एनर्जी ज्यादा चाहिए ना। जितने सेल को जिस जिस सेल को एनर्जी ज्यादा चाहिए उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जो है मिकदार ज्यादा होती है। सबसे पहले चीज क्या थी, मैंने आपसे कहा था ये पावर हाउस ऑफ सेल होती है। ये सेल के लिए एनर्जी बनाता है। किन किन प्रोसीजर से बनाता है ये इतनी डिटेल में आपकी ना किताबों में है ना हमें करने की जरूरत है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, अपने आप को एक जो है सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है। अगर डैमेज हो गया अपने आप को रिपेयर कर लेगा। अगर एक से ज्यादा में अपने आप को तकसीम करना है तो वो भी कर सकता है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, ये देखें, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि फोल्डेड है। तो इसकी क्या है, बाय लेयर है। और दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। साइज की बात करें, शेप की बात करें, मोटाइल है, मूव कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है ये मूव करता है, जहां पे सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए वहां पे ये मूव कर जाएगा। इंट्रासेलुलर एनर्जी बनाता है। इसकी लेंथ और इसकी विड्थ देख लें कि इसकी लेंथ क्या है और इसकी विड्थ क्या है। साथ इसका यूनिट ये माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर का सिंबल है। ठीक है। शेप, ये आपको अक्सर आ जाता है, ये सिगार शेप का होता है। वैसे जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो एक किडनी शेप का हम इसको बनाते हैं, ये देखें थोड़ा सा ना बीन शेप है। लेकिन जब किताब में इसको सिगार शेप कहते हैं। सिंगल या भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने आपको भी बताया कि जहां सेल को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी वहां पे एक से ज्यादा भी मौजूद होंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, इसके अंदर स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ डीएनए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस की अगर बात करें तो ये एनर्जी बनाता है, पावर हाउस ऑफ सेल है। सेल के अंदर एनर्जी किस शक्ल में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। कार्बोहाइड्रेट, एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल टूटता है और 34 मॉलिक्यूल बनते हैं एनर्जी के। और वो एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है। एटीपी की एक्चुअल एनर्जी है जो कि हम यूटिलाइज करते हैं। इस टाइम पे मैं बोल रही हूँ, जो एनर्जी यूटिलाइज कर रही हूँ वो सेल मेरे, जो मैंने खाना खाया हुआ उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वो टूट के उनके अंदर से जो एनर्जी निकली है, जो सेल हमारी बॉडी ने प्रोसेस की है, वो एटीपी की शक्ल में की है। एक एक मॉलिक्यूल से बहुत बहुत सारी एनर्जी निकलती है। उसके अलावा उस एनर्जी को बनाने के लिए जो पूरे प्रोसीजर है, 3 साइकिल्स लगती हैं। 3 साइकिल के बाद जो है ना 3 प्रोसीजर होते हैं। 3 प्रोसीजर के बाद वो एनर्जी निकलती है। उन प्रोसीजर्स के दरमियान में ना एनर्जी के साथ साथ और भी बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जैसे पायरोविक एसिड्स। और इसके अलावा और भी बड़ी ऐसी ऐसी चीजें बनती हैं जो कि हमारे एज अ क्या होते हैं, वो बाय